सचिन भाई, पहले मैं आपके पास आऊं, एक चीज समझनी, क्योंकि कमलनाथ को लेकर के जो मैंने अभी जिक्र किया जिस तरीके से, और इसके पहले भी इस चीज की चर्चाएं हो रही थी कि कमलनाथ कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं। हाईकमान का बहुत ज्यादा आदेश वो मानते नहीं, और ये दिखा भी कई मामलों में, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मामला हो, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो, विजयदशमी जुलूस का मामला हो, इस तरीके के कई मामले बड़े पड़े थे। तो ये जो कारण थे, क्या ये बहुत ये अहम रहे मध्य प्रदेश के चुनाव की इस चुनाव के इस परिणाम में? बिल्कुल, शुक्रिया रामका जी। जो ओवरऑल दिखाई देता है, जो आप बात कर रहे हैं, उसमें कमलनाथ का अहंकार एक दिखाई देता है, और इसको लेके बहुत बात हुई है, मीडिया में भी साथी इस पे बात करते रहे हैं, और कार्यकर्ताओं के भीतर भी ये मैसेज गया था। लेकिन जो इस चुनाव के नतीजों को जब आप विश्लेषण करेंगे, तो किसी एक मुद्दे को पकड़ के अगर करेंगे तो आप गलत तरफ जाएंगे, और आगे के लिए वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हमेशा के चुनाव के नतीजे जो हैं, वो हमें पिछली कार्रवाइयां दोनों पार्टियों की, और जिस तरह की राजनीति की है, किस तरह से मुद्दों को रखा है सामने, उनका व्यवहार क्या रहा है, इसका विश्लेषण का मौका तो देता ही है, लेकिन आगे के लिए भी एक नजीर बनता है। तो मध्य प्रदेश के अगर मौजूदा चुनाव के नतीजों को देखेंगे, तो इसमें जो दोनों पार्टियों की टैक्टिस प्रैक्टिस थी, उसमें कहीं बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता है। लेकिन जनता ने जो फैसला किया है, वो किन्हीं दूसरी वजहों से किया है, और उन वजहों को हमें तलाश करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो बीजेपी की जीत में ये माना जा रहा है कि योजना का बहुत बड़ा है, लाडली बहना योजना, और ओरिजिनल जो डिलीवरी की है शिवराज सरकार ने, जिस तरह से डिलीवरी की है, उनके घोषणा पत्र में ये बातें कही गई। लेकिन घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र भी कोई कमजोर नहीं था, अच्छा घोषणा पत्र था। उसमें जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह की एक आगे भविष्य के लिए जिस तरह की चीजें कही गई थी, वंचित तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित, आदिवासी, किसान, इन सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें था, और एक विजन दिख रहा था, जो नो डाउट भाजपा के घोषणा पत्र में भी था। तो घोषणा पत्र और योजनाओं को तो मानने की तैयारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो घोषणाएं हैं, इसी तरह की जो योजना है, जैसे लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश में गेम चेंजर बताया जा रहा है, तो राजस्थान में भी राजस्थान सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, वहां पर शहरी रोजगार गारंटी योजना थी, महिलाओं को फ्री मोबाइल देने का मसला है, ओपीएस है, जाति जनगणना का मसला है। फिर छत्तीसगढ़ में तो कर्ज माफी और धान के ऊंचे दाम पे खरीदी और गोबर तक के खरीदने की योजना थी। तो योजनाएं या घोषणा पत्र इसमें बहुत काम नहीं कर रहे हैं, ये साफ दिखा है। जहां तक अंदरूनी लड़ाई का सवाल है, अंदरूनी लड़ाई में भी आप देखेंगे कि राजस्थान में तो अपन कांग्रेस की हार का ठीकरा जो है गहलोत और सचिन पायलट पे फोड़ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की खींचतान को एक तरह से एक तरफ भी किया गया था। छत्तीसगढ़ में तो अंदरूनी लड़ाई थी ही नहीं, जो थोड़े बहुत दिखता है हमको, उसमें टीएस सिंहदेव भी थे, लेकिन वो खुद अपनी सीट हार गए। तो ऐसे कितना असर समझा जाए, ये समझना चाहिए इसको। दूसरा, जो अंदरूनी खींचतान थी, वो मध्य प्रदेश में तो बीजेपी में ज्यादा दिखाई दे रही थी, जब शिवराज सिंह चौहान को शुरुआत में साइडलाइन किया गया और अन्य चेहरों को उतारा गया, हैवीवेट विधायकी के टिकट दिए गए हैवीवेट दिग्गजों को। तो ये दोनों तरफ दिखाई देता है। बगावत भी बहुत काम नहीं करती है, क्योंकि आप देखेंगे वहां तेलंगाना में देखा कि केसीआर की बीआरएस में तो कोई बगावत नहीं थी, फिर भी वहां पर पार्टी हार गई, और 2 सीट से लड़ने वाले जो केसीआर कामरेड्डी से सीट हार गए। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि फिर इसमें भी समझना चाहिए कि आंतरिक कलह और इनकी बात की जाए क्या। रिवाज भी कहा जाए तो राजस्थान अपन देख ही रहे हैं कि वहां पर नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलने की कोई परिपाटी नहीं रही है। फिर 18 साल शिवराज सिंह का शासन रहा है, उसके बावजूद लोगों ने चुना है। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे वो भी कैरेक्टर बहुत ओवरऑल नहीं देखते। ओवरऑल जहां देखते हैं, आपने एक सांप्रदायिकता का जिक्र किया था, और सांप्रदायिकता पर भी ये बात बहुत साफ समझनी चाहिए हमको कि मध्य प्रदेश में इस बार सांप्रदायिकता का खेल जो बहुत आगे नहीं था, ये मुद्दा बहुत जोर शोर से नहीं था। स्थानीय स्तर पर देखें तो बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के जो फायर ब्रांड नेता है, उनसे दूरी बनाई। प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान में जो कार्ड चला, महेंद्र बालकनाथ को आगे किया गया। तो ये कैसे हम सांप्रदायिकता को भी उतना बड़ा उस तरह से, या जातिवाद को भी उस तरह नहीं देख सकते हैं।
प्रशासनिक गड़बड़ी का भी मसला अगर देखते हैं आप तो मध्य प्रदेश में तो कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रशासन बहुत साथ नहीं था बीजेपी के। तो यहाँ तो कांग्रेस भी वही कर रही थी जो बीजेपी ने अगर मध्य प्रदेश में किया, उस तरह से तो कांग्रेस वहां कर रही थी। तो अच्छा, मीडिया की बात करें तो जहां कारपोरेट मीडिया जो है वो एक बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा था, तो आप मत भूलिए कि इस चुनावों में जो वैकल्पिक मीडिया है वो भी बहुत तेजी से आगे आया, छोटे छोटे न्यूज चैनल से लेके और तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर जो बातें हुई हैं उसमें कांग्रेस के पक्ष में भी, और जो डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव चुनाव था उसके पक्ष में कई लोगों ने उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से उसमें हिस्सेदारी की है, और वैकल्पिक मीडिया पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में खड़ा रहा है, तो वो भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ये सारी चीजें नहीं है तो वो कौन सी चीजें हैं जिनमें की जनता ने चुनाव दिया है, चुनाव किया है, मतदान दिया है और अपने 5 साल का भविष्य निर्धारित किया है। मुझे लगता है कि ये मैसेज है, और मैसेज ईमानदारी का है कि आप जो दिखते हैं वही अपनी पॉलिटिक्स में हो, खालमेल नहीं चलेगा। आप आखिरी के 1 डेढ़ साल में या 6 महीने में चाहें कि पूरे साल के कोर्स को रिवीजन करके और टॉप कर जाएं, ये जनता नहीं होने देगी। 5 साल तक आपने क्या किया, 5 साल तक आप कहां थे, किन मुद्दों पे काम किया, जनता से कितना जुड़ाव बनाया, और आप किन मुद्दों को लेके आगे आएंगे। आपका जो पूरा घोषणा पत्र को एक तरफ रख दिया जाए तो किन चीजों को लेके जाएंगे, इसमें लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से समझदारी से चुनाव किया है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत मानीखेज है, ये भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले चुनावी नतीजे हैं। ये बात मैं 2 वजह से कह रहा हूं। एक तो ये कि खासतौर से मध्य प्रदेश की जो मैं बात कहूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, बाकी साथी बताएंगे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मैं उतना टच में नहीं रहता हूं, राजस्थान के कुछ नेताओं के साथ बातचीत होती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो अहंकार की बात कही आपने, कमलनाथ के अहंकार की, ये सिर्फ कमलनाथ का अहंकार नहीं है, ये पूरी कांग्रेस का अहंकार है। 3 महीने 6 महीने पहले कांग्रेस के लोग जो बैठे हुए थे वो ये तय कर रहे थे कि मंत्री पद पर किसको लाना है और कौन किसको निपटाना है। ये बात होगी कि जीतू पटवारी के साथ में क्या हुआ, तो बाला बच्चन के साथ में क्या हुआ, ये बातें होंगी, क्योंकि आपके ये हेवीवेट चैंपियन हैं लोग, उनके साथ में किस तरह का आपका वितर्कात हुआ, कौन किसको निपटा रहा था। तो भाजपा में आप देखिए तमाम तरह की उलझनों के बावजूद अंत में पूरी भाजपा एक साथ चुनाव लड़ती है, जो और विनम्र रहते हैं। भाजपा 20 साल की सत्ता के बावजूद, मैं खुल के बात करता हूं कि मैं भाजपा को बतौर पार्टी और विचार पसंद नहीं करता हूं। भाजपा के साथी भी बात करते हैं जब हमसे, तो तहरीक के साथ, पुलिस के साथ बात करते हैं, उनसे बात की। ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस को ये पता है कि उनकी नीतियों की थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उतना आलोचक नहीं है। उसके बावजूद वो एक टॉप डाउन जो है, जो अहंकार है, वो कमलनाथ से लेके वो निचले कार्यकर्ता, जो छुटभइये वो है कार्यकर्ता से लेके अभी जुम्मा जुम्मा 2-4 साल से टीवी डिबेट में आने लगे हैं, वो एक मंत्री की तरह बिहेव कर रहे थे। और ये आज की बात नहीं है, ये 6 महीने से हो रहा था। ये एक फर्क दिखाता है जब आप वोटर के पास भी जाते हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, इस बार के चुनाव में ये खास बात हुई है कि कांग्रेस ने अपने बूथ मैनेजमेंट को ठीक किया है। बूथ पर कांग्रेस के 8-10 लोग दिखाई दे रहे थे, और इसका आप देखेंगे चुनाव जब हुए थे उस समय झगड़े टंटे भी ज्यादा हुए, गोली तक चली। वो इसी का नतीजा है कि आपने रेसिस्ट किया है, आपने चुनाव को चुनाव की तरह जी। लड़ा है, उसकी वजह से वो लड़ाइयां हुई। लेकिन आप जो लास्ट के 2 दिन में थे, आखिरी दिनों में वोटर के पास नहीं पहुंचे। ये 2 दिन में चीजें बदली हैं। जहां तक टीवी डिबेट में और हम सब साथी भी जो अन्य मीडिया हाउस में जो काम कर रहे थे, देख रहे थे, उनका जो आकलन था कांग्रेस के पक्ष में वो 2-3 दिन पहले का था। दूसरी बात, 40% वोकल वोटर कांग्रेस के पास था। कांग्रेस को जो लाने वाला वोटर था वो बहुत वोकल था, जो कांग्रेस के पक्ष में 40% वोटिंग हुई है। और 100 में से 40 लोग अगर ये बातचीत में कहते हैं और अपनी बहुत तीखे ढंग से रख रहे हैं, तो वो दिखने लगता है कि कांग्रेस का एक माहौल, एक लहर जैसी है। भाजपा के वोटर ने अपनी कमजोरियों पर ज्यादा काम किया। आप देखेंगे पिछले 1.5 साल से भाजपा की रणनीति ये थी कि हमारी पार्टी को कमजोर दिखाया जाए, और इसकी वजह से, मैंने आपकी डिबेट में पिछली बार भी बोला था ये, इसकी वजह से आरएसएस के लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग, जो मशीनरी के लोग भी हैं, जो आपके जो बेयरफुट जो वो है आपका कैडर है, वो एक्टिव हुआ है।
और उसने साइलेंटली काम किया है। भाजपा के पक्ष में नो डाउट और भी कई वजह हैं, और जिसे हम कहते हैं कि उनके पास हिंदुत्व का एक बड़ा आइडिया है। उस आइडिया के खिलाफ अगर आप कोई बड़ा आइडिया नहीं लाएंगे, तब तक आप बात नहीं बनेगी, और फिर बाहुबल भी है, धनबल भी है, मैनेजमेंट भी है, कैडर भी है। तो ये 4-5 चीजें मिलके भाजपा को लाई हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से जो काम है, मुझे लगता है कि जनता ने ये मैसेज दिया है कि आपको हम सीटें दे रहे हैं, आपको 40% वोट भी दे रहे हैं, आप आइए, बात कीजिए। कितनी भी बुरी जी। स्थितियां हो जाएं, लेकिन 100 लोग आप जाइए, 100 लोग जुटते हैं और वो अपनी बात कहते हैं। वो मिसिंग जी। रही है जो विपक्ष ने उस पे। जी राम। सचिन भाई, ये जो बात अभी जिस तरीके से राजाराम सर ने बताया और पहले आप जो कह रहे थे, जो अंतिम 2 दिनों की चीज़ थी और ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और हुई, भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रहे हैं, सतीश पूनिया साहब, उन्होंने आज एक लंबा-चौड़ा ट्वीट किया है। उसमें इन्होंने कहा है कि चुनाव जो है वो आमेर से चुनाव जो हारे हैं वो, उन्होंने कहा है कि चुनाव शुरू होता है मुद्दों से लेकिन खत्म आकर के होता है जाति पर। अब आज इन्होंने बड़े दुखी मन से उस ट्वीट को लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब वो आमेर में आगे से काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जातियों का पूरा जंजाल है। अपनी हार की वजह उन्होंने जातियों के जंजाल को बताया है। तो ये जो जाति वाला मामला है, धर्म वाला मामला है, हिंदुत्व वाली बात है, ये क्या सारी गारंटियों और सारे मुद्दों, सारे कामों से ज़्यादा ऊपर इस चुनाव में भी रहा है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें 2 प्रदेशों की, जिसमें एक प्रदेश कर्नाटक रहा और एक प्रदेश हिमाचल प्रदेश रहा। तो वहाँ पर केवल और केवल मुद्दों की बात हुई और मुद्दों को लोगों ने जो समझा तो लोग भाजपा से दूर हट के कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हुई। तो इसको कैसे समझा जाए? जी, शुक्रिया रामप्रकाश जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है ये, और थोड़ा-सा बस मैं इसके विस्तार में जाते हुए, मैं इस मुद्दे पे काफ़ी लंबे समय से इस पे बात कह रहा हूँ और कई लोगों की आलोचनाएँ भी झेल रहा हूँ। इसके पहले बस एक साथी जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि जो विश्लेषण थे और एग्ज़िट पोल थे उसके कैसे हो गए? तो मुझे लगता है कि जो पहला सवाल है एग्ज़िट पोल को लेकर है, अगर एग्जिट पोल वाकई साइंस है और मध्य प्रदेश में भी अगर 2 को छोड़ दें, जिन पर आज से पहले भी सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, बाकी एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में भी फेल हुए हैं। तो जो हम गोदी मीडिया की जो बात करते हैं, इनके जो 2 सफल एग्जिट पोल समेत हैं, 10-12 पोल छत्तीसगढ़ में फेल हो जाती है। क्योंकि वहां तो सभी भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार की वापसी की तैयारी करवा रहे थे, गोदी मीडिया हो चाहे स्वतंत्र पत्रकार हो, और ये तेलंगाना के मामले में सफल रहे हैं यही एग्जिट पोल। राजस्थान में नहीं हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में सभी कमोबेश कांटे का मुकाबला बता रहे थे। तो सवाल ये है कि जो 2 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में इतने सफल और सटीक रहे हैं, पूरे 100% रहे हैं, वे छत्तीसगढ़ में फेल हो जाते हैं। यानी 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश के मतदाता के मन को आप पढ़ पाते हैं, लेकिन 90 सीट वाले छत्तीसगढ़ के मतदाता को मन को नहीं पढ़ पाते हैं। और इसमें गोदी मीडिया से लेके स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, जनता के मूड को, मतदाताओं के मन को समझने में नाकामयाब रहे हैं। ये चीज समझनी चाहिए। एक हद तक नहीं समझ पाए हैं, और जो पकड़ा है, जो वोकल वोटर है और साइलेंट वोटर है, इन दोनों के बीच में घालमेल हुआ है और इसको हम ठीक से नहीं पकड़ पाए, ये बात माननी चाहिए। तो जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, लोकल मीडिया कह लीजिए, स्थानीय एक्टिविस्ट भी जोड़ूंगा मैं इसमें, तो एक्टिविस्ट जो थे वो सभी जगह वो वेव उन्होंने नहीं पकड़ी किस तरह की चल रही है, और ये एक बड़ी वजह है। दूसरा एक मुझे लगता है कि इन चुनावों को जब आप ये राजस्थान में भी और कई और साथियों ने ये कहा है कि जाति, हिंदुत्व वगैरह का मसला हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी 4 राज्यों में अपने 21 सांसदों को टिकट देती है और उनमें से 10 सांसद हार जाती है। फग्गन सिंह कुलस्ते बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में। फग्गन सिंह कुलस्ते अगर विधानसभा चुनाव हार रहे हैं, तो इसकी खास वजहें हैं। 33 सीटों में 33 मंत्री हैं शिवराज सिंह सरकार के, उनमें से 12 मंत्री चुनाव हार जाती है, और जिनमें से हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर नरोत्तम मिश्रा शामिल होते हैं, वे चुनाव हारते हैं। तो हम इन चुनावों को अपने पसंदीदा तरीके से एनालिसिस अगर करेंगे, ये एक खामी होती है। बतौर पत्रकार, जैसे मैं शुरू में भी कहा कि मेरा, अगर मैं डेमोक्रेट और प्रोग्रेसिव पत्रकारिता, प्रोग्रेसिव राजनीति को सपोर्ट करता हूं, तो संभव है कि मेरा थोड़ा सा टिल्ट कांग्रेस की तरफ रहेगा। ये निष्पक्ष पत्रकारिता जैसी भी कोई चीज होती नहीं है। मैं खुल के कहता हूं कि अगर कांग्रेस आ जाती तो मुझे खुशी होती थोड़ी बहुत ज्यादा, बीजेपी आई है उससे ज्यादा खुशी है, क्योंकि
नतीजा जो है वो उसके पक्ष में जाने के साथ लोकतांत्रिक मजबूती का भी रास्ता तय कर रहा है। तो हम जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण में आप देखिए कि पूरी तरह निरपेक्ष नहीं होती है। बीजेपी का समर्थक पत्रकार बीजेपी को थोड़ा-सा एज दे देता है और जीतते हुए देखना चाहता है। 1-2 मुद्दे जिनका कि बड़ा असर हो सकता है, उनको हम कई बार चुनाव विश्लेषण को जब एक-एक सीट का हम ब्यौरा बनाते हैं, तो उस मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण इसमें देता हूं मैं आपको, मेरी अपनी सीट है जहां मुंगावली से मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश में। मुझे अपनी सीट पे लग रहा था कि कांग्रेस वहां आएगी और वो एक ही परिवार के 2 व्यक्ति हैं। 42,000 वोट वहां पर यादव बहुल हैं और यादव परिवार से एक ही परिवार से 2 व्यक्ति खड़े हुए, जो एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए थे मंत्री विजेंद्र सिंह और उन्हीं के परिवार के एक राव राघवेंद्र। तो और वो पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे हैं। तो वहां मामला बीजेपी और कांग्रेस का था ही नहीं, वो एक ही परिवार था जो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है। कैसे पॉलिटिक्स गेन करती है, वहां मंदिरों को दान देने का मसला नहीं चला, विधायक प्रत्याशियों ने मंदिरों को दान दिए। और हिंदुत्व का जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी तरह से किया है, कांग्रेस ने भी धर्म को समझा है, कई कई जगह पर धार्मिक संस्थाओं के साथ में काम किया है कांग्रेस ने। लेकिन वही शुरू में जो मैं कह रहा हूं कि घालमेल नहीं चलेगा। अंततः आपका 5 साल में क्या माइंडसेट बना है और आपकी छवि किस तरह की है, वो तय करती है, एक बात। जाति और हिंदुत्व का मसला, जो मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि अंततः दीपावली के आसपास चुनाव करवाने की एक बड़ी वजह ये थी और इस पे बात की गई है, आरएसएस के साथी भी इस बात को मानते हैं कि पूरे साल कोई व्यक्ति हिंदू रहे ना रहे, दीपावली के एक दिन तो लगभग वो हिंदू हो जाता है। हम पूरे साल जो हम जैसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक लोग भी होते हैं, वो अंततः एक दिन आकर थोड़ा-सा धार्मिक कार्यों में शामिल हो ही जाते हैं, राम को देखने ही लगते हैं और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी चलता है, हम कितने भी प्रोग्रेसिव और वो हों। तो एक तो वो मसला था और दूसरा जो पनौती वाला मसला आपने सही उठाया, लेकिन आप इसमें एक चीज़ ये भी देखिए कि जो पूरे राष्ट्रवाद से जिस तरह से क्रिकेट को जोड़ा गया था और क्रिकेट की हार को भी जिस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया, वो एक बड़ा मसला था। ये सारे मसले चल रहे थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो एक-एक चीज को सामने रख के एक-एक छोटे-छोटे बिंदुओं को देखते हुए चुनाव लड़ती है। जाति हिंदुत्व की काट हो सकती है। इंडिया भी ये समझता है, इंडिया जो अलायंस है वो इस बात को समझ रहा है कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे से पार पाना है तो इतना बड़ा आइडिया कोई देना है, बड़ी पॉलिटिक्स करनी है, तो जाति ही हिंदुत्व की काट हो सकती है। लेकिन उस जाति की काट में वो उस तरह से सामने नहीं आ पा रहे हैं जिस तरह की उन्हें आना चाहिए और जिस तरह की बिछावट करनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर जिस तरह का करना चाहिए। आइडिया एक बात है, लेकिन उस आइडिया को कल्टीवेट करने के लिए अगर ग्राउंड पर लोग नहीं है, उस तरह का काम नहीं है, तो वो आइडिया सिर्फ आपको जीत नहीं दिला सकता है। उसको कल्टीवेट करने के लिए कैडर चाहिए। पिछली बार जो राजाराम जी बहुत बेहतर बता पाएंगे उस चीज को कि इस बार क्या हुआ वो, क्योंकि पिछली बार हमारे जितने छत्तीसगढ़ के साथी थे, पत्रकार भी थे, आप देखेंगे कि सीएसओ जो थे, एनजीओ थे, जो संगठन थे, वो भी भूपेश सरकार के लिए उन्होंने काम किया था। विनोद वर्मा जी का उसमें बड़ा काम था। फिर ऐसे लोगों को जोड़ा भी गया, प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ काम हुए। साहित्य परिषद में इस तरह के लोगों को रखा गया, छोटे छोटे सेमिनार, छोटी छोटी गोष्ठियां बहुत करवाई गई और एक वैचारिक पक्ष तैयार करने के प्रति कांग्रेस का जोर था, जो कितना हो पाया नहीं हो पाया वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस उसको चूक जाती है। राजस्थान में भी 5 साल थे और 5 साल पहले ये बात हुई थी कि मूल गांधीवाद, मूल कांग्रेस की जो सोच है, उस वैचारिक पक्ष को हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे लोगों तक, लेकिन वैसा काम नहीं हुआ। तो आप अगर 6 महीने में चुनाव को सिर्फ चुनाव की तरह और हवा में ट्विटर पर लड़ना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। मोदी और अमित शाह जी को इस मामले में थैंक्स बोलना चाहिए कि इस देश के मतदाता को उन्होंने पॉलिटिसाइज्ड किया है। आज कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से, वो चाहे बीजेपी का विरोध करे या कांग्रेस का विरोध करे, लेकिन उसके दिमाग में एक माइंडसेट है। कुछ एक ही लोग हैं जो इस तरह से नहीं करते बात, लेकिन एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जो पॉलिटिक्स पर सीधे बात कर रहा है। और ये आज किसी के पक्ष में है, कल को समझ में आएगा तो किसी और के पक्ष में भी जाएंगे। लेकिन ये पॉलिटिसाइजेशन लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जो कि बीजेपी कर पा रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां उसमें पिछड़ रही हैं। शुक्रिया।